हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला फोर्थ ट्रॉफी का मैच, जो कि होने जा रहा है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स और ऑकलैंड के बीच में। तो ये मैच ईडन पार्क में होने जा रहा है, जहाँ पे ऑकलैंड ने अपना लास्ट जो है सुपर स्मैश का मैच खेला था। तो उस मैच से हमने थोड़े बहुत आइडिया लेके रखे हैं। शॉर्टर फॉर्मेट में मतलब T20 में फिर भी यहाँ पे रेगुलर मैचेस होते हैं अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूँ तो। लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में मतलब 50 ओवर फॉर्मेट में यहाँ पे उतना ज़्यादा मैच तो हुआ नहीं है। और डोमेस्टिक मैचेस की तो बात हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक मैचेस काफ़ी सालों से होते नहीं थे। तो कुछ हद तक हमें T20 मैचेस से ही आइडिया लेना पड़ेगा। थोड़ा हम जो ईडन पार्क आउटर ओवल के रिकॉर्ड्स जो हैं, जो ज़्यादा है हमारे पास, उनको कंसीडर करेंगे, उनसे थोड़ा बहुत आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा थोड़ा मैं आपको इंटरनेशनल क्रिकेट की बातें बताऊंगा जो जो मैंने नोटिस करी है। ठीक है। बाकी क्रिस्टल क्लियर आइडिया हमें ग्राउंड का नहीं मिलेगा, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर इस फॉर्मेट में अभी दोनों टीमों की अगर हालत की हम बात करें तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स लास्ट मैच में जीत गई थी, माफ करना हार गई थी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के अगेंस्ट में, जहाँ पर काफ़ी लो स्कोरिंग इनकाउंटर हुआ था। और सेकंड इनिंग्स में भी उतना अच्छा वो कुछ खास कर नहीं कर पाए थे। हालांकि अभी एक काफ़ी अच्छा मौका है उनके पास कि यहाँ पर वो कम बैक करें। और अगर हम दूसरी तरफ से ऑकलैंड की बात करें तो उनको भी लास्ट मैच में हारना पड़ा था वेलिंगटन के अगेंस्ट में। हालांकि जो रिवर्स फिक्सचर था वहाँ पर उन्होंने जीत हासिल करा था, लेकिन लास्ट मैच उनको हारना पड़ा था अपने बैटिंग का ख़राब परफॉर्मेंस का हुआ था उसकी वजह से। और जो रिवर्स फिक्सचर था वहाँ पर उन्होंने अपने बैटिंग की वजह से ही जो है जीत हासिल करके रखा हुआ था। तो दोनों ही टीमों को यहाँ पर जीत की ज़रूरत है। तो देखते हैं हम आगे क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। हम कह सकते हैं इतना तो कि ऑकलैंड की टीम में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं खेलने वाले हैं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स लगभग अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ आने वाली है। तो ऑन पेपर शायद आपको नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स थोड़ा बहुत आगे होते हुए दिख भी जाए। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। वेदर क्लियर है, कोई इशू वाली बात यहाँ पे नहीं है। आखिरी 5 में आपको 3-2 से आगे होते हुए दिख जाएगी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की टीम। इस ग्राउंड पे अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो इस ग्राउंड पे नहीं, समझ लेना ये जितने भी रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं आपको ये ईडन पार्क आउटर ओवल के होंगे, इस ग्राउंड के नहीं। लेकिन ऑकलैंड में अगर मैं बताऊं तो ऑकलैंड में ऑकलैंड का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। पिछले 2 एडिशंस में जो 10 मैचेस के रिजल्ट आए हैं उनमें से 8 मैच वो जीते हैं। ठीक है। तो देखते हैं ऐसा क्या रहा है कि इस ग्राउंड पे वो इतने मतलब ऑकलैंड पे वो इतना अच्छा कर रहे हैं। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो मोस्ट मैचेस जो हैं आपको वंगराई में होते हुए दिख जाएंगे, जो कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का थर्ड होम है मेरे ख्याल से। ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जो हैं लास्ट 5 में हुए हैं, और इसीलिए यहाँ पे काफ़ी आगे भी चल रही है इस फिक्सचर में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट टीम। एक ही मैच मेरे ख्याल से आपको ऑकलैंड का देखने को मिलेगा, वो मैच शायद ऑकलैंड जीती भी थी। तो देखते हैं क्या हुआ है। ठीक है। तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर पहले बैट करा था, 237 आपको बनते हुए दिखे हैं। करंट स्क्वाड में हैम्पटन है, जो वाकर जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। लास्ट मैच उनको खिलाया नहीं गया था, देखना पड़ेगा यहाँ पर खिलाया जाता है या नहीं। कैटन क्लार्क जो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते थे इस फिक्चर में, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। बिल लिस्टर जिन्होंने 6 विकेट निकाला हुआ था, और ये जो सीज़न था ना 19-20 का सीज़न, बिल लिस्टर ने कमाल का परफॉर्मेंस करा हुआ था। उसका 20% भी वो नहीं दिखा पाए थे पिछले सीज़न में, और इस सीज़न में भी अभी तक तो कुछ खास वो करे नहीं है। 6 विकेट उनके खाते में थे। बाकी दिलपोर्ट जो भी करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं और आज के मैच खेलेंगे। बाकी दन रूफर्स, ऑकलैंड की बैटिंग अच्छी नहीं रही थी। ठीक है। जिसको लीड करा था जेक गिब्सन ने, जो अभी आपको ओटागो की टीम में दिख जाएंगे। बाकी अनुराग वर्मा और वाकर के यहाँ पर 2-2 के विकेट से, और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव जीत है दर्ज करा था। अगला मैच, और यही है मेरे ख्याल से एकमात्र मैच जो आखिरी 5 में आपको ऑकलैंड में होते हुए दिखेगा। ऑकलैंड ने यहाँ पर बना था 297। ठीक है। रॉबर्ट ओडोनेल, बेन हॉर्न और कायल जेमिसन जो कि अवेलेबल नहीं है, इनके परफॉर्मेंसेस थे। रॉबर्ट ओडोनेल अभी तक सीजन में अपना फ्री फ्लो जो है ला नहीं पाए हैं। जो स्टैंडर्ड वो ब्रिंग करते हैं उसके आसपास अभी तक वो नहीं आए हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कितना वो लेट करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत दिनों का वेट हमें करना पड़ेगा जब रॉबर्ट ओडोनेल काफ़ी बड़ा कुछ करके जाएंगे। लेकिन अभी तक नहीं आया है, जो सबसे बड़ी बात है। बाकी जो वाकर फिर से हैम्पटन, ये करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। इस बार नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट चेज नहीं कर पाई। करंट स्क्वाड मेंबर्स में कूपर दिख जाएंगे जिन्होंने परफॉर्म करा था। लुई देलपोर्ट फिर से आए हैं। बाकी बेन लिस्टर फिर से, जिन्होंने 2 विकेट निकाले हुए थे। अच्छा, इसके बाद से लगातार हमें वांगहराई के ही मैचेस देखने को मिलेंगे। ये है सेकेंड लास्ट सीजन का लास्ट मैच मेरे ख्याल से। ये पहला मैच था जनवरी 29 को, और ये फरवरी 5 को रिवर्स फिक्सचर था, तो वांगहराई में हुआ था। फिर से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने, अच्छा एक मिस्टेक हो गया था, ये जो है फरवरी 5 का जो मैच है ये थर्ड मैच है। ठीक है। और फर्स्ट मैच जो था वो वांगहराई में नहीं हुआ था, वो हुआ था लिंकन में, जो भी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का ही घर है वैसे तो।
तो यहाँ पे क्या हुआ था कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स ने 275 बनाया था। पॉपली जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है, बोकॉक नहीं है, कुगेलाइन आपको दिख जाते हैं। ऑकलैंड ने चेस भी कर लिया था, जिसको लीड करा था मनरो ने, और इसलिए 36 ओवर्स में रन चेस भी हो गया था। वैसे तो 180 रन का टारगेट था, बारिश वगैरह हुआ होगा शायद। जो वाकर, कुगेलाइन और हैम्पटन यहाँ पर परफॉर्मर थे। उसके बाद अगले मैच पर भी हमें अगर आप देखेंगे तो वाकर देखने को मिले थे। बाकी बॉलरों में से लिस्टर दिलपोर्ट, यहाँ से बेन हॉर्न और रॉबर्ट ओडॉनेल देखने को मिले थे। उसके बाद अगले मैच पर हमें देखने को मिले थे बोकॉक फिर से आए थे, लेकिन अवेलेबल नहीं है। हैम्पटन है, लिस्टर दिलपोर्ट और जो वाकर और मनरो, ठीक है। तो ये कुछ नाम आए थे जो रिपीट हुए हैं अब पहले 3 मैचेस में। उनमें से अगर हम ऑकलैंड वाला मैच देख लें तो ऑकलैंड ने पहले बैट करते हुए काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया था और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स को 239 पर उन्होंने निपटा दिया था, जिसको लीड करा था दिलपोर्ट ने, और करंट स्क्वाड मेंबर्स में से लिस्टर भी थे। अच्छा, आखिरी 2 मैचेस जो हुए थे, जो पिछले सीजन के मैचेस थे, पिछले सीजन का पहला ही मैच इन दोनों टीमों के बीच हुआ था, ठीक है। ऑकलैंड ने सिर्फ 138 रन बनाए थे, वांगड़ाई वाला मैच था। इनमें से कोई अवेलेबल नहीं है, रैंडल भी अवेलेबल नहीं है, वर्मा, जो वाकर, हैम्पटन। जो वाकर का कई बार नाम आ चुका है इस फिक्चर में, एक दो करके ही सही, लेकिन विकेट्स वो ले रहे हैं। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स ने चेस कर लिया था। कटने क्लार्क, जीत रवाल जो पहली बार 50 ओवर फॉर्मेट में अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेल रहे थे, उन्होंने परफॉर्म करा था। बाकी रायन हैरिसन अवेलेबल नहीं है, सोमरवाइल का 1 विकेट। और लास्ट जो मैच हुआ था वो भी वंगराई में ही हुआ था दोनों टीमों के बीच में, वहाँ पे भी ऑकलैंड की बैटिंग अच्छी नहीं रही थी। विल ओडॉनेल ने परफॉर्म करा था, सोमरवाइल ने नीचे से कुछ कंट्रीब्यूट करा था। बाकी फिर से जो वाकर और हैम्पटन, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स ने चेस कर लिया था, लीड करा था क्लार्क, बार बार इनका नाम आया था लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। पॉपली और हैम्पटन का कई कंट्रीब्यूशन आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में। बाकी दिलपोर्ट बॉलिंग से, सोमरवाइल और रॉबर्ट ओडॉनेल ने भी यहाँ पर बॉलिंग करके 1 विकेट निकाला हुआ था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि उतना कंसिस्टेंट यहाँ पे कुछ रहे नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट सीजन के जो 2 मैचेस हैं ना, इसके साथ भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद ऑकलैंड की टीम में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। ये जो टीम थी ये एक टूटी फूटी टीम रही है, मोस्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, काफ़ी प्लेयर्स का डेब्यू करवाना पड़ा था इस टूर्नामेंट में, इस सीज़न में। तो इस टीम के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम थोड़ा पुराना जाएंगे, मतलब उस पिछले सीजन के पहले अगर हम जाएंगे, तो वहाँ पे भी हमें ऑकलैंड का उतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला था। वहाँ पे भी उनका टीम उतना फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं आया था, ठीक है, लेकिन फिर भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा था। लास्ट जो जीत उन्होंने ऑकलैंड वाला जो मैच है, ऑकलैंड में जो मैच हुआ था वहाँ पर उन्होंने दर्ज करा था, और उसके पहले वाला मतलब 2018 का जो मैच था वहाँ पर उन्होंने दर्ज करा था। लेकिन रिसेंट जो समय के मैचेस हुए हैं वहाँ पर रिजल्ट्स बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं रहे हैं ऑकलैंड की तरफ से। भले ही उनकी टीम अभी वो जो टीम है और तब की जो टीम थी वो अलग थी, लेकिन जो भी हो ये रहा है। तो बहुत ज़्यादा जो है हिस्ट्री जो है आपके काम पे आने वाला नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। कुछ नाम आपने नोटिस ज़रूर करे होंगे, वो आप जो है एक्स्ट्रा आप कॉन्सिडरेशन दे सकते हो, लेकिन उस तरह से क्रिस्टल क्लियर नाम हमें जो यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस टीम्स में बदलाव हुए हैं, इसीलिए। तो वही बात है। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं तो कुछ नाम आपको लेकिन फिर भी यहाँ से मिल जाएंगे, जिनमें से सिन सोलिया का नाम है। भले ही आपने यहाँ पे रिसेंटली कुछ उनको नाम नहीं देखे होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इनके नाम हैं। हालांकि कंसिस्टेंट तो नहीं रह पाए हैं वो, लेकिन ठीक ठाक सही है। इसके अलावा रॉबर्ट ओडॉनेल, सिन सोलिया भी मेरे ख्याल से पिछले सीजन में कोई मैच में नहीं खेले थे। रॉबर्ट ओडॉनेल है, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इनका भी रहा है नॉर्थर्न की तरफ से। ब्रेट हैम्पटन जो नाम आपने नोटिस करा है, और जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इस फॉर्मेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं ब्रेट हैम्पटन। हालांकि अभी तक तो आपने देखा नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में आपको ज़रूर पता चल जाएगा। और बाकी बॉलिंग से लॉकी फर्गुसन, मैकक्लेनेगन कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कि आपने ऊपर भी देखा, यहाँ पर भी वही बात है कि बहुत ज़्यादा नाम हमें यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। अभी ग्राउंड में कुछ बातें करते हैं। देखिए, हेड टू हेड से हमें कुछ मिला नहीं उस तरह से क्रिस्टल क्लियर अगर हम बातें करें तो। ग्राउंड के बारे में बातें करते हैं। याद रखना, जितने भी रिकॉर्ड्स आप यहाँ पे देखने वाले हो वो सारे ही होंगे ईडन पार्क आउटर ओवल के, लेकिन ये मैच होने जा रहा है ईडन पार्क ओवल में, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया हम लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें चैपमैन दिख जाते हैं। चैपमैन इस फॉर्मेट में ज़्यादा मैचेस उन्होंने खेले नहीं हैं, लेकिन जब भी उन्होंने खेला है ना, उन्होंने मेक श्योर करा है कि वो उस परफॉर्मेंस को कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सिन सोलिया आपको दिख जाते हैं जिन्होंने परफॉर्म करा था। 5 में से 3 बार आपको चैपमैन का जो है 50+ स्कोर देखने को मिल जाता है। सिन सोलिया भी जनरली इस ग्राउंड पे हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम इफेक्टिव होते हैं, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। ये मैंने शॉर्टर फॉर्मेट के वीडियोस में बताया रखा हुआ है। बाकी कोई प्लेयर अवेलेबल नहीं है, बॉलिंग से भी आपको सिन सोलिया दिख जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जनरली मैचेस कैसे कैसे होते हैं। याद रखना, बार बार मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, ये जितने भी आपको चीज़ें दिख रही हैं ये सारे ही हैं ईडन पार्क आउटर ओवल के। हम यहाँ से थोड़ा आइडिया ले रहे हैं, थोड़ा बहुत जो हमें इंटरनेशनल मैच वगैरह या लॉन्गर फॉर्मेट के मैचेस देखने को मिले थे ईडन पार्क
पार्क ओवल के, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बातें करूंगा और वही से हम कंक्लूजन लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर आइडिया हमें ग्राउंड से नहीं मिलने वाला है और ऊपर हेड से भी नहीं मिला था, तो ओवरऑल इस वीडियो में हमें क्रिस्टल क्लियर आइडिया कुछ मिलेगा नहीं, बस थोड़ा आइडिया और ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही हम यहाँ पे चलेंगे। अच्छा, तो देखते हैं, ये सेकेंड लास्ट सीजन का फाइनल था ओटागो बनाम ऑकलैंड के बीच में। ओटागो ने 283 बनाया था, जो अच्छा स्कोर है आप कह सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स बॉलिंग इनकी काम पे आ जाती है, बाकी मार्क चैपमैन की बॉलिंग काम पे आई थी। चेस कर लिया था ऑकलैंड ने, मनरो, बेन हॉर्न और मार्क चैपमैन ने यहाँ परफॉर्म करा था। बाकी यहाँ पेसर्स ही यहाँ देखने को मिलेंगे और माइकल रिपन जो लेग स्पिनर है उन्होंने परफॉर्म करा था। ऑकलैंड ने यहाँ पर एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर में, और ये मनरो जब चलते हैं ना, मतलब मनरो, मार्क चैपमैन जैसे प्लेयर जब चलेंगे तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि रन रेट ऐसा ही रहेगा, ठीक है। 44 ओवर्स में 285 चेस हो गया था। फाइनल का प्रेशर था तो इसलिए विकेट्स भी गिरे थे, लेकिन चेस हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी ग्रुप स्टेज के मैचेस की बात करें, देखो ऑकलैंड बनाम ओटागो का मैच हुआ, ऑकलैंड ने बना 246। विल ओडोनेल, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्यों इस प्लेयर को इस सीजन में नहीं रखा गया है। ऐसा मुझे नहीं याद आता है कि ऐसा कोई मैच ऑकलैंड के ग्राउंड पे हुआ होगा जहां पर विल ओडोनेल ने परफॉर्म नहीं करा होगा, ठीक है। लेकिन पता नहीं कि क्यों उनको नहीं खिलाया गया जा रहा है इस सीजन में। बाकी रॉबर्ट ओडोनेल है, माइकल रे के 7 विकेट जो पेसर्स थे, बाकी आपको पेसर्स ही देखने को मिलेंगे और लेग स्पिनर जो रिपन है। ओटागो चेस नहीं कर पाई, ये डेल फिलिप्स होंगे, याद रखना जो दूसरे फिलिप्स हैं। बाकी सोमरवाइल 3 विकेट, रस्टब्राक जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, बेन लिस्टर, सोलिया की बॉलिंग भी यहाँ पर काम पे आई थी। सोमरवाइल जनरली तो लेग स्पिनर नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड पे वो कहीं ना कहीं से जरूर विकेट निकालना जानते हैं और उनकी बैटिंग भी वैसे काम पे आ जाती है, सबसे बड़ी बात है, और बॉलिंग भी इनकी ठीक ठाक जगह पे आ जाती है और ये काफ़ी इफेक्टिव हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ऑकलैंड बनाम ओटागो का मैच हुआ, वापस से ऑकलैंड वापस से उतना बड़ा स्कोर नहीं खराब करेगा, फिर से विल ओडोनेल इस बार राष्ट्रपति ने बैटिंग से परफॉर्म करा था। पेसर्स का ही अपर हैंड था, लेकिन स्पिनर वगैरह ने भी कुछ विकेट्स निकाले हुए थे। आपको पता ही होगा ओटागो के स्पिनर होते हैं किचन और रिपन जो लेग स्पिनर है वो यहाँ पर हमेशा ही इफेक्टिव होते हैं, एक विकेट ही सही लेकिन रहता जरूर है। ओटागो ने चेस कर लिया फिर से, देखिए सोमरवाइल 1 विकेट जरूर उनके खाते में है, बाकी दिलपोर्ट, और एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर रहा जहाँ पर ओटागो ने चेस कर लिया। अभी तक जो हमने देखा था कि पहला मैच जो देखा था हमने, चेस हुआ था हाई स्कोरिंग एनकाउंटर में, उसके बाद लो स्कोरिंग एनकाउंटर में बैट फर्स्ट टीम जीती, उसके बाद भी एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर में बैटिंग सेकंड टीम जीती। अगला मैच ओटागो बनाम वेलिंगटन, ओटागो ने बनाया था 255, उसी रेंज का स्कोर है, थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर हुआ। सोलिया, फिर से विल ओडोनेल, रॉबर्ट ओडोनेल, बेन हॉर्न, पेसर्स का तो रहा ही है, बाकी स्पिनर ने भी यहाँ पर कुछ विकेट्स निकाले हुए थे। वेलिंगटन के स्पिनर्स कौन होते हैं? माइकल ब्रेसवेल और यंग हस्बैंड जो लेग स्पिनर है। अच्छा, वेलिंगटन ने चेस कर लिया, थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेकिन चेस हो गया। धनु फंड्स, राष्ट्रब्राक अगर खेलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं राष्ट्रब्राक, कम से कम पिछले सीजन के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो अभी तक इस सीजन में उनको खिलाया नहीं गया है, देखना पड़ेगा वो खेलते हैं भी या नहीं। बाकी सोमरवाइल, दिलपोर्ट कंसिस्टेंटली विकेट्स के खाते में आ रहे हैं। सोमरवाइल तो बैटिंग कुशन भी आपको दे देते हैं। अगला मैच वेलिंगटन बनाम ऑकलैंड के बीच में ही हुआ था। इस बार वेलिंगटन ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया था। बेन लिस्टर बॉलिंग फर्स्ट में हमेशा ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ये मैं हमेशा ही कहता हूँ। बाकी फ्रिंकल अवेलेबल नहीं है। ऑकलैंड ने चेस कर लिया, किसने हिट किया? फिर से विल ओडोनेल, सोलिया, रॉबर्ट ओडोनेल, बेन हॉर्न, बार बार इनका नाम आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है। स्पिनर्स के 3 विकेट, पेसर्स के 2 विकेट, सेकंड इनिंग्स में भी स्पिनर्स यहाँ पर विकेट लिए जा रहे हैं। और लास्ट जो मैच हुआ था वो हुआ था ऑकलैंड बनाम सेंट्रल डिशेस। फिर से देखिए सोलिया, विल ओडोनेल, कोल ब्रिक्स पिछले सीजन में मेरे ख्याल से 2 या 3 मैचेस ऐसा कुछ खेले थे और हर मैच पे ही उन्होंने परफॉर्म करा था। कोल ब्रिक्स पिछले सीजन में ओपनिंग कर रहे थे, एक इमरजेंसी ओपनर के तौर पे उनको लिया गया था और क्या ही परफॉर्मेंस उन्होंने करा था। अभी भी उनको रखा जा रहा है स्क्वाड में। T20 में तो चलिए उतना कुछ खास वो कर नहीं पाए हैं, समझ में आ रहा है कि अभी तक T20 के लिए वो कैपेबल नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये जो फॉर्मेट है ये कोल ब्रिक्स के लिए आइडियल फॉर्मेट रहा है पिछले एडिशन में। देखना पड़ेगा कि अभी टीम इनको किस तरह से यूज़ करती है, इनको वापस से ओपनिंग पे भेजती है या नहीं। चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन अगर भेजती है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं ये। पेसर्स के साथ स्पिनर्स के कुछ विकेट, सेंट्रल डिशेस को 218 पर निपटा दिया। फिर से देखिए राष्ट्रब्राक, दिलपोर्ट और सोलिया की बॉलिंग और हैरिसन ने यहाँ पर परफॉर्म करा था, ठीक है। और इस सीजन में भी एक मैच हुआ है ऑकलैंड बनाम वेलिंगटन के बीच में। ये सेकेंड रिवर्स फिक्सचर था। ऑकलैंड का बैटिंग अच्छा नहीं रहा था। सोमरवेल की बैटिंग, सोलिया की बैटिंग, पेसर्स के साथ स्पिनर्स के जो विकेट, एक ही स्पिनर थे माइकल ब्रेसवेल, अकेले ने 2 विकेट निकाला। वेलिंगटन ने चेस कर लिया, बहुत लो स्कोरिंग एनकाउंटर था। फिर से देखिए सोमरवाइल, दिलपोर्ट, एक भी नहीं कहना गलत होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सोमरवाइल, दिलपोर्ट विकेट्स कॉलम में दिख रहे हैं, 1-2 ही सही लेकिन है, और सोमरवाइल तो आपको बैटिंग कुशन भी दे देते हैं। बाकी फर्गूसन का भी 1 विकेट रहा है।
ठीक है। अगर हम ईडन पार्क आउटर वर्ल्ड की बात करें तो बहुत रन्स हमने यहाँ पे बनते हुए नहीं देखा है, अनलेस कि कोई बीच में एक आध प्लेयर पागल हो जाए, बहुत हिट करने लग जाए तो शायद 300 बन भी जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 300 हमने यहाँ पर मुश्किल से भी चेस नहीं होते हुए देखा है। एक जो था फाइनल 2 सीज़न पहले, वहाँ पर हमने 280 चेस होते हुए देखा था, नहीं तो इतने रन्स भी यहाँ पर नहीं बनते हैं। ठीक है, जनरली लो स्कोरिंग एनकाउंटर हो रहे हैं, सारे विकेट्स गिर रहे हैं। पेसर्स तो रहते ही हैं, वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन स्पिनर्स भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, स्पेशली लेग स्पिनर अगर आपके पास है तो। इवन ऑकलैंड के जो 2 स्पिनर्स होते हैं, दिलपोर्ट और समरवाइल, वो लेग स्पिनर ना होने के बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी इफेक्टिव हो जाते हैं। याद रखना बार बार एक चीज़ कि स्पिनर्स नंबर में कम होते हैं, तो जो विकेट्स कम होने का रीज़न ये भी है कि वो नंबर में कम है, कभी कभार उनके खाते में जो विकेट्स आ रहे हैं वो पेसर से भी ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी रन्स यहाँ पर मोटा मोटा उतना ज़्यादा नहीं बन रहा है, कभी कभार शायद 270 280 बन भी जाए, लेकिन जनरली उतने रन्स नहीं बनते हैं। 250 260 यहाँ पर विनेबल टोटल हो सकता है। ठीक है, तो ये है ग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया। कुछ परफॉर्मर्स आपने कंसिस्टेंटली देखे हैं, सोमरवाइल, दिलपोर्ट, ये बार बार नाम आपका करना है, सोलिया का नाम आया है, रॉबर्ट ओडानल, न जाने कितनी बार इनका नाम आया है। बेन हॉर्न ने भी कई बार यहाँ पे परफॉर्म करा है, बैटिंग फर्स्ट में भी आपने इनको देखा है, बैटिंग सेकंड में भी कुछ परफॉर्मेंसेस इनके हैं। नोटिस करो, कंसिस्टेंट नहीं है, आप उतना ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते शायद, लेकिन परफॉर्मेंस है इनका। वैसे देखो यहाँ पर बैटिंग सेकंड में परफॉर्मेंस आया था 38 नॉट आउट, उसके बाद यहाँ पर 32 बैटिंग फर्स्ट में, उसके बाद इतना कंसिस्टेंट तो ऑफकोर्स वो नहीं है। यहाँ पर एक बार 42 बैटिंग सेकंड में ही सारे स्कोर्स उनके आए हैं वैसे, और ये फाइनल भी था तो अंडर प्रेशर भी उन्होंने रन बनाया था, तो ऐसा ही है। ठीक है, मतलब 30-40 के भीतर अगर कुछ रन स्कोरर की खोज कर रहे हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, नहीं भी लोगे दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें जो बताने लायक था ग्राउंड से। अभी अगर मैं ईडन पार्क की थोड़ी बहुत कहानी सुनाऊँ कि क्या होता है ईडन पार्क में। ठीक है, ईडन पार्क में मैंने जो इंटरनेशनल मैचेस देखे हैं, ईडन पार्क आउटर ओवल की ही तरह की रन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेम वहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि पेसर्स का तो रोल है ही, लेकिन स्पिनर्स भी यहाँ पर इफेक्टिव होते हैं। इस सोधी मैंने आपको एक नाम बताया था, आपको याद होगा कि सुपर सासी वीडियो में, कि ये कभी भी यहाँ से विकेटलेस नहीं गए हैं। सिर्फ इस सोधी नहीं, इंडिया की तरफ से युजवेंद्र चहल भी खेल के गए हैं, उन्होंने भी विकेट्स निकाला है। साउथ अफ्रीका की तरफ से इमरान ताहिर खेल के गए हैं, उन्होंने भी विकेट्स निकाला है। मतलब लेग स्पिनर को आप यहाँ पे कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मिचेल सैंटनर ने भी कुछ मैचेस में यहाँ पर अच्छी बॉलिंग कराई है, विकेट्स उन्होंने भी निकाल के रखे हुए हैं। कंसिस्टेंटली विकेट जरूर है। ठीक है, ऐसा कोई आपको नहीं देखने को मिलेगा कि जनरली विकेटलेस कोई भी स्पिनर जाते हैं, लेकिन लेग स्पिनर स्पेशली आपको यहाँ पे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ठीक है, बाकी रन उसकी बात करें तो बहुत ज़्यादा रन यहाँ पे हमने बनते हुए नहीं देखे हैं। इसी रेंज का स्कोर हमने देखा है। बीच बीच में शायद कभी कभार कोई अगर बीच में एक बड़ा स्कोर बन जाए तो शायद 300 के आसपास आपको दिख भी जाए, लेकिन बहुत हाई स्कोरिंग वेन्यू या बहुत हाई स्कोरिंग एनकाउंटर्स यहाँ पर हमने होते हुए नहीं देखे हैं। ये है मोटा मोटा आइडिया इस ग्राउंड के बारे में। ठीक है, किस तरह के बॉलर्स को हेल्प मिल सकता है, कैसे स्कोर्स बन सकते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी देखिए, टॉस आपको देखना पड़ेगा कि टॉस जीत के टीमें क्या कर रही हैं। मुझे जितना लग रहा है कि यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी शायद चेस करना पसंद करेगी, क्योंकि यहाँ पर रन ज़्यादा बनता नहीं है। अगर बॉलिंग फर्स्ट करके कोई एक आध जल्दी विकेट निकाल लेते हैं तो यहाँ पर 250 260 बनना भी मुश्किल हो जाएगा। ऑन पेपर में अगर मैं बात करूँ तो ऑकलैंड के पास मुझे बैटिंग में डेप्थ थोड़ी सी कम नजर आ रही है। मतलब उनके नीचे तक बैट्समैन है, लेकिन ऐसे कोई प्रॉपर बैट्समैन आपको शायद देखने को नहीं मिलेंगे जैसे कि आपके टीम में नॉर्दर्न के तरफ से होंगे। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि नॉर्दर्न की बैटिंग में आपको मिनिमम आपको यहाँ से अनुराग वर्मा तक प्रॉपर बैट्समैन देखने को, मतलब प्रॉपर नहीं, ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो बैटिंग कर सकते हैं। कोगलाइन, सैंटनर तो लिटरली बैटिंग कर सकते हैं, हैम्पटन तक तो आपके पास बैट्समैन है ही। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऑकलैंड की तरफ से, तो ये जो टॉप 3 है, जॉर्ज वार्कर, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, इनके ऊपर बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। अगर कहीं से इन तीनों में से दोनों जल्दी निपट जाते हैं, जो हो भी सकता है, तो दिक्कत में पड़ सकती है टीम। कोल ब्रिक्स मेरे ख्याल से ओपनिंग पे इनको भेजना चाहिए, हाई चांसेस है कि ओपनिंग करें। ग्लेन फिलिप्स T20 में ओपनिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लॉन्गर फॉर्म में कोल ब्रिक्स, अगर आप कोल ब्रिक्स को ढंग से खिलाना चाहते हो तो मुझे लगता है उनको ओपनिंग में बिल्कुल भेजना चाहिए, जहाँ पर वो सक्सेसफुल हुए भी हैं। अगर खेलते हैं आप बिल्कुल इनको कंसिडर कर सकते हो। रॉबर्ट ओडानल अभी तक खास कुछ नहीं कर पाए हैं। उसके बाद बेन हॉर्न प्रिडिक्टेबल नहीं है और इतना बड़ा कुछ उन्होंने करा भी नहीं है। बीच बीच में 30-40 रन के स्कोर्स हैं बैटिंग सेकंड में, तो वही बात है।
ठीक है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि, और स्पेशली अभी देखिए कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की टीम में दो ऐसे स्पिनर्स आ गए हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के रखेंगे ईश सोथी और मिचेल सैंटनर के रूप में। तो वो भी एक बात है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आप नोटिस कर सकते हो। अच्छा, प्लेइंग एलेवन की बात करें तो ग्लेन फिलिप्स ने सुपर स्मैश में ओपनिंग करा था, ठीक है। बहुत ही अच्छी पारी खेली थी, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में मुझे लगता है कि ग्लेन फिलिप्स को थोड़ा नीचे भी अगर भेजा जाए तो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही जो बैट्समैन हैं जॉर्ज और ग्लेन फिलिप्स दोनों ही हिटिंग मेंटालिटी रखते हैं। अगर दोनों ही ऊपर हिटिंग करने चले गए और जल्दी विकेट गिर गया तो प्रॉब्लम में आ सकती है ऑकलैंड की टीम। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि कोल ब्रिक्स को रखा गया है स्क्वाड में, चांसेस है कि वो खेलेंगे, तो उनको टॉप ऑर्डर में भेजना चाहिए और ग्लेन फिलिप्स को जैसे मिडिल ऑर्डर में या फिनिशर के रूप में खेला जाता है वही रोल देना चाहिए, ठीक है। T20 अलग है और 50 ओवर अलग है, यही मेरा पर्सनल मानना है। बाकी देखते हैं टीम क्या करती है। सिंसोलिया भी है जो टॉप ऑर्डर में खेल सकते हैं, ओपनिंग नहीं नंबर 3 पर भी इनको खिलाया जा सकता है। रॉबर्ट रनल तो प्रॉपर बैट्समैन है ही इस फॉर्मेट के लिए, लेकिन अभी तक वो कुछ खास कर नहीं पाए हैं। उसके बाद बेन हॉर्न है। विल समरबाइल आप गलती से भी नहीं छोड़ सकते। विल समरबाइल, लुई देल पोर्ट हमारी टीम में जरूर से होंगे। कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ पॉइंट्स ही आपको देखे जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा, लेकिन कंसिस्टेंट पॉइंट्स स्कोरर होंगे। बाकी बेन लिस्टर, डन रूफर्स, आप दोनों में से एक को लेकर चल सकते हैं। बेन लिस्टर का फॉर्म का कोई अता पता नहीं है, ठीक है। हालांकि इस फिक्चर में उन्होंने एक बार 6 विकेट भी निकाल के रखा हुआ है, लेकिन वो 2 साल पहले, अभी उनका फॉर्म का कोई अता पता नहीं है। डन रूफर्स बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। बाकी बेन लिस्टर अगर आप चाहो तो दूसरे इनिंग्स के लिए भी ले सकते हो। तो हमारे टीम में, अच्छा, जॉर्ज वॉकर के बारे में थोड़ा मैं बात बता दूँ। जॉर्ज वॉकर क्योंकि पहली बार खेल रहे हैं इस टीम के अगेंस्ट में फॉर ऑकलैंड। वो सेंट्रल के होकर जब खेलते थे नॉर्दर्न के अगेंस्ट में, उनके रिकॉर्ड्स डिसेंट रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही यूनिक ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि एक भी बार उनका रन नहीं आया है सेकंड इनिंग्स में, ठीक है। अभी देखिए कई बार मैंने ऐसे रिकॉर्ड्स देखे हैं जॉर्ज वॉकर के जहाँ पर उनके सेकंड इनिंग्स से रन नहीं है, लेकिन उन्होंने रन बनाए हैं। रिकॉर्ड्स हैं, टूट सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सेकंड इनिंग्स में इनकी कोई रन नहीं है, ठीक है। स्पेशली कुगलैंड के अगेंस्ट में इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए भी यह बहुत कंसिस्टेंट रहे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम से कम 5 में से 3 बार इनका परफॉर्मेंस आया है। लेकिन बैटिंग सेकंड में 5 में से एक भी बार आपको इनका परफॉर्मेंस जो है देखने को नहीं मिलता है जब वो सेंट्रल के होकर खेलते थे। तो जॉर्ज वॉकर का ये ऑब्जर्वेशन है, अगर आप कहीं पे यूज़ करना चाहते हो, अगर आपके पास स्पेस वगैरह है, आप देख सकते हो। बाकी बॉलिंग करा लेंगे, ये भी एक बात है। लॉन्गर फॉर्मेट है, मिनिमम 3-4 ओवर की बॉलिंग तो मिल ही सकती है इनको। ग्लेन फिलिप्स और जॉर्ज वॉकर मिलाकर 10 ओवर भी करा सकते हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रह सकते हो। अभी तो मार्क चैपमैन भी आ गए हैं वैसे, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ओवर कहीं पे कम भी हो जाए। ग्लेन फिलिप्स उसके बाद है, मेरे ख्याल से डिफॉल्ट पिक हो जाएंगे, काफ़ी लोग कैप्टन भी होंगे, लेकिन याद रखना ये लॉन्गर फॉर्मेट है और अभी तक ग्लेन फिलिप्स ने इस फॉर्मेट में उतना कंसिस्टेंटली कुछ खास करा नहीं है। बाकी आप बिल्कुल टीम में ले सकते हो। मार्क चैपमैन मेरे लिए बेटर ऑप्शन होंगे इनसे, ग्लेन फिलिप्स से। सोलिया मेरी टीम में जरूर से होंगे। इस राउंड पर मैं इनको जनरली अंडरस्टेट नहीं करना ही सजेशन दूंगा। हर तरफ से आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं और आपने देखा भी इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी डिसेंट है। कोल ब्रिक्स आप देख सकते हो, अगर आपको कहीं पे चांस लेना है आप बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगा कि स्मॉल लीग में मत लो, लेकिन बड़ी लीग या मीडियम साइज लीग खेल रहे हो वहाँ पर बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। रॉबर्ट रनल, उसके बाद बेन हॉर्न, समरवाइल, बेन लिस्टर, डन रूफर्स, देल पोर्ट, इनमें से समरवाइल और देल पोर्ट कंसिस्टेंट होंगे। डन रूफर्स बॉलिंग फर्स्ट में प्रायोरिटी ज़्यादा रखेंगे, बाकी आप बेन लिस्टर को इधर इनिंग्स में ले सकते हो। तो हमारे टीम में जो प्लेयर जरूर से होंगे रिगार्डलेस ऑफ टॉस, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, सिंसोलिया, समरवाइल, वहाँ से देल पोर्ट और इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो ये 5-6 प्लेयर्स हैं। बाकी वॉर्कर को बैटिंग फर्स्ट में मैं लूँगा, बैटिंग सेकंड में अगर मुझे स्पेस की कमी नजर आई तो मैं चांस लूँगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। रॉबर्ट रनल को बैटिंग फर्स्ट में भी मैं अगर अगर मुझे स्पेस मिला तो देख सकता हूँ, नहीं तो इग्नोर भी कर सकता हूँ, क्योंकि रॉबर्ट रनल अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स इनकी काफ़ी डिसेंट है। कहीं ना कहीं पे तो मैं इनको ज़रूर से मैनेज करूँगा। अगर कोई बैकअप टीम बनाता हूँ या फिर मिडिल वाली टीम बनाता हूँ तो मैं देख लूँगा। बेंच में राष्ट्र ब्लैक है, आपने देखे हैं इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी डिसेंट रहे हैं, स्पेशली बॉलिंग सेकंड में। अगर ये खेलते हैं आप इनको बिल्कुल एक बार के लिए कंसीडर कर सकते हो, नहीं तो जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्दर्न की तरफ से साइफर्ट, रवाल ओपनिंग करेंगे, उसके बाद जो कार्टर, हेनरी कूपर, कॉलिन डी ग्रैंडम, ब्रेट हैम्पटन, मिचेल सैंटनर, कुगलैंड, अनुराग वर्मा, ईश सोधी, और ये लास्ट वाला स्लॉट जो वॉकर और गिब्सन में से कोई एक खेल सकते हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स और ऑकलैंड के बीच में सुपर स्मैश का मैच हुआ था। ऑकलैंड के ही घर पे, वो अलग ग्राउंड था ईडन पार्क आउटर बॉल में, तो वहाँ पर बुरी तरीके से हराया था ऑकलैंड को, ठीक है। ईश सोधी ने 2 विकेट निकाले हुए थे और फ्रेडी वॉकर थे जिन्होंने मेरे ख्याल से 3 या 4 विकेट निकाल के रखे हुए थे, और अनुराग वर्मा, ये 3 ने मिलकर पूरी तरीके झंझोड़ के रख दिया था, ठीक है। और बैटिंग से भी साइफर्ट ने अकेले ही कुछ रन बना के देखे थे, बिल्कुल मतलब 100 रन भी नहीं बना पाई थी टीम। तो ये हुआ था, अगर आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपके लिए है। जीत रवाल अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेल रहे हैं, ये नोटिस करने वाली बात है। साइफर्ट के मैं हमेशा ही कहता हूँ बैटिंग फर्स्ट में आप देख सकते हो, बैटिंग सेकंड में चांस लेने वाले प्लेयर हैं।
कोई भी खास रिकॉर्ड्स नहीं है नॉर्थन डिस्ट्रिक्स की तरफ से, इवन किसी भी टीम की तरफ से। नहीं तो आपने बाकी फिक्चरों में देखा होगा कि कार्टर के रिकॉर्ड्स होते हैं, कूपर के रिकॉर्ड्स होते हैं, लेकिन खास कुछ रिकॉर्ड्स नहीं है। सिर्फ हैम्पटन का नाम हमें मिला है कई बार, कुगेलैंड की कुछ परफॉर्मेंसेस हैं, मिचेल सैंटनर, ईस्ट सोधी, ये दोनों आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं बॉलिंग की तरफ से। ईस्ट सोधी तो मैं रखूंगा ही अपने टीम में, मिचेल सैंटनर भी शायद मैं अपने टीम में मैनेज कर लूँ कहीं ना कहीं से। और अनुराग वर्मा मैं हमेशा कहता हूँ बॉलिंग फर्स्ट में आप देख सकते हैं, तो बॉलिंग फर्स्ट में आप ले सकते हैं, बॉलिंग सेकंड में अगर आप चांस लेना चाहें तो ले सकते हैं। कैप्टन चॉइस की बात करें तो चैपमैन, फिलिप्स, वॉर्कर, इन तीनों के आसपास लोग जाएंगे। मुझे लगता है चैपमैन फिलिप्स ये कॉम्बिनेशन आपको कई बार देखने को मिल सकता है। उसके बाद वॉर्कर और सोलिया। रिस्की में लिस्टर, सोमरवेल, इवन दिलपोर्ट का भी ऑप्शन है। बैटिंग सेक्शन में रॉबर्ट ओडोनेल का ऑप्शन बार बार अवेलेबल होगा। देखिए अभी आप चांस लेना चाहते हैं या नहीं ये आपके ऊपर है, ठीक है, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स हैं, आपने देखे हैं, रिकॉर्ड्स भी हैं, परफॉर्मेंस भी पास भी उन्होंने करके रखे हुए हैं। अभी भी उस तरह से मोमेंटम उन्होंने गेन नहीं करा है, देखना पड़ेगा कब करते हैं। मैं कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ये इतने बुरे प्लेयर है नहीं जितना बुरा इनका परफॉर्मेंस अभी तक चल रहा है। नॉर्थन की तरफ से कार्टर, साइफर्ट, इन दोनों के आसपास लोग जा सकते हैं, या फिर सैंटनर को भी लोग कैप्टन से बना सकते हैं। हालांकि लास्ट मैच में उन्होंने कुछ भी नहीं करा था और हमने ऐसा प्रेडिक्ट भी करा था कि सैंटनर से आप उम्मीद नहीं रखें, लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल उनसे उम्मीद रख सकते हैं। उसके बाद कॉलिन ग्रैंडम, जीत रावल, रिस्की में हैम्पटन, सैंटनर, सोधी। हैम्पटन हमेशा ही इस फॉर्मेट में कैप्टनसी मटेरियल रहते हैं और आपने देखा है इस फिक्चर में भी इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट्स ये हमेशा ही देखे जाते हैं। कॉलिन ग्रैंडम जो पहले जब वो खेलते थे नेशनल टीम के होकर रेगुलरली, इस ग्राउंड पे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते थे वैसे, उनकी बॉलिंग काम पे आ जाती थी, बैटिंग पे उतना खास कुछ तो नहीं था, लेकिन बॉलिंग स्पेशली इनकी काम पे आती थी। अभी पता नहीं कि क्या से उनको टीम इस्तेमाल करेगी, इनको प्रॉपरली बॉलिंग मिलेगी भी या नहीं, और अभी तो उस तरह का फॉर्म भी इनका नहीं रहा है, लेकिन ये एक चीज़ है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो ना अभी के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। अगर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की टीम पहले बॉलिंग करा रही है तो ठीक है, आपको तब यहाँ पे मिनिमम एक तो स्ट्राइक बॉलर ऐड करना ही पड़ेगा, चाहे वो अनुराग वर्मा हो या फिर कोगेलैंड हो। किसी को अनुराग वर्मा मैं स्पेशली कहूँगा, लेकिन कोगेलैंड बैटिंग क्वेश्चन दे सकते हैं, तो दोनों में से एक तो मिनिमम होना चाहिए। अगर आप चाहो तो दोनों को भी लेके चल सकते हो, ठीक है। लेकिन बाकी मैं बात करूँ, देखो बैटिंग सेक्शन में 3 ही प्लेयर्स मैंने लिए हैं, आप यहाँ पे कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। हार्डली जनता क्या कर सकती है कि रॉबर्ट ओडोनेल की जगह पर कार्टर या कूपर में से किसी एक को ले सकते हैं। देखिए मैं आपको ध्यान से एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। कूपर को शायद नहीं लेंगे, मैं मान लेता हूँ, शायद कार्टर को ही लोग लेंगे और कोई ऑप्शन भी नहीं है ज़्यादा, तो कार्टर को ही लेंगे, मैं पकड़ के चलता हूँ। देखिए कार्टर के बारे में मैंने सदियों से कुछ चीज़ें आपको बता के रखी हुई हैं और अभी तक आपने वो चीज़ देखा भी है। लास्ट जो मैच हुआ था सेंट्रल बनाम नॉर्दर्न, ठीक है, हमने देखे थे कार्टर के क्या ही रिकॉर्ड्स थे, धमाकेदार रिकॉर्ड्स थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप टीम में जरूर रखो, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल वो नहीं बन रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि उसके पहले ही जो फिक्चर हुआ था नॉर्दर्न बनाम कैंटरबरी, मैंने वहाँ पर आपको कार्टर को कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल ही बताया था और वहाँ पर उन्होंने 70-80 कुछ रन भी बनाए थे। लेकिन लास्ट मैच में उनके हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और भी अच्छे थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कार्टर को कैप्टन वैसे मत बनाओ, आप टीम में रख सकते हो। आप वहाँ पर उन्होंने 30-35 रन बनाया था। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है वो चलेगा, लेकिन ये एक चीज़ रहा है जो मैं हमेशा ही आपको बताता हूँ कि कार्टर कूपर दोनों का ही बेस्ट जो परफॉर्मेंस आया है वो नॉर्दर्न के घर पे आया है, नॉर्दर्न के घर के बाहर नहीं। वहाँ पर उसके बाहर वो ऑन एन एवरेज ठीक ठाक सही रहे हैं, लेकिन रॉबर्ट ओडोनेल अभी तक शांत है। तो मैंने यहाँ पर एक चांस उनको दिया है। बाकी आपका डिसीजन है, रॉबर्ट ओडोनेल बनाम कार्टर, आप एक को ले सकते हो, ज़्यादा ऑप्शन आपके पास नहीं होंगे। वॉर्कर को मैंने ले रखा है और कोई ज़्यादा ऑप्शन मेरे पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, कीपर सेक्शन में मैंने परसेंटेज कीपर को रखा है फिलिप्स को। बैटिंग फर्स्ट अगर करती है टीम तो साइफर्ट को आप ले सकते हो, और यहाँ पे कोल, ब्रिग्स, बेन हॉर्न ये भी ऑप्शंस हैं, लेकिन इनको मैनेज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, स्पेशली ड्रीम 11 या फिर ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पे बनाने होंगे आपको, वैसे आपसे तो आप कभी भी नहीं बना सकते, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में बता दूं पहले ही मैं किन प्लेयर्स को नहीं छोड़ने वाला हूं। सैंटनर, ब्रेट हैम्पटन मैं नहीं छोड़ूंगा, मोस्ट प्रोबेबली मार्क चैपमैन भी मेरी टीम में होंगे। सोलिया, मार्क चैपमैन में से मैं एक को जरूर लूंगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि 4 ऑलराउंडर में लेने से कतरा रहा हूं, क्योंकि बॉलिंग सेक्शन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोगेलैंड का या अनुराग वर्मा जैसे प्लेयर्स की ऑप्शन है, और यहाँ पर राष्ट्र ब्लैक का ऑप्शन है, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि कोई इनकी तरफ देखने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने कॉलिन ग्रैंडम को छोड़ा है, तो वो एक सेटबैक है। ब्रेट हैम्पटन को भी लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप उनको छोड़िए, भले ही वो 0 दे या 100 दे। अच्छा, बॉलिंग सेक्शन में डिसेंट जो ऑप्शंस होंगे, बेन लिस्टर, दंडू फंड्स, ये बॉलिंग फर्स्ट में आपके लिए एक ऑप्शन बन जाते हैं, आप देख सकते हैं। और वहाँ से कोगेलैंड और अनुराग वर्मा में से किसी एक को अगर आप देना चाहते हैं तो। प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं कि इसमें से बैटिंग सेक्शन में होने वाला है, आप तीनों में से, चारों में से किसी 3 को लोगे, लगभग वो सेम ही होगा। 2 तो सबके टीम में होंगे, एक आध प्लेयर की डिफरेंस होने वाली है बस।
प्रॉब्लम होने वाली है मुझे लग रहा है बॉलिंग सेक्शन और कीपिंग सेक्शन में। प्रॉब्लम मतलब कीपिंग सेक्शन में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज कीपर के साथ अगर आप जाओगे तो स्मॉल लीग में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बॉलिंग सेक्शन में आप क्या चांस ले रहे हो, ऑलराउंडर में से किसको ड्रॉप कर रहे हो, उसके ऊपर मुझे लगता है काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा आपका इस मैच का रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि जनरली इस ग्राउंड पे हाई स्कोरिंग मैचेस हमने बनते हुए नहीं देखे हैं, मीडियोकर या लो स्कोरिंग मैचेस ही बनते हैं। तो ये जो स्लॉट है ऑलराउंडर और बॉलर का, यहाँ से काफ़ी क्रूशियल पॉइंट आपको मिल सकता है, तो वो सिलेक्शन आपको ध्यान से करना पड़ेगा। मैंने अपना ओपिनियन दे के रखा है, कुछ पॉइंट्स जो हैं जिनकी परसेंटेज चाहे कितने भी कम हो, मैंने बताया है कि आप उनको ले सकते हो, ये मैं लेके चलूँगा पर्सनली। अगर आपको नहीं लेके चलना है, आप नहीं लेके चल सकते हो, क्या पता आपका डिसीजन ही सही साबित हो जाए। ठीक है, तो यही बात है, मैंने अपना ओपिनियन दे रखा है और उन ओपिनियन का क्या क्या बेसिस रहा है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है। आई होप सब कुछ अपने सही से समझ दिया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो आपको तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स वगैरह वही पे आने वाली। अच्छा, कैप्टन हसन की चॉइस की बात कर दे तो चैपमैन आप जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉलिंग की मैं बातें नहीं करूंगा, लेकिन बैटिंग में इनके रिकॉर्ड्स डिसेंट रहे हैं इस ग्राउंड पे। जनरली उन्होंने अच्छा ही करा है जब भी उनको मौके मिले हैं। बाकी अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हो तो हैम्पटन हमेशा इस फॉर्मेट में कैप्टन हसन बने रहे हैं, ये मैं हमेशा कहता हूँ। हैम्पटन सैंटनर ये कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है कि इस मैच के लिए आगे कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है। सोलिया का भी अच्छा ऑप्शन है, ये चारों ही मेरे लिए कैप्टन हसन ऑप्शन है। सोलिया मैं उतना नहीं कहूँगा, क्योंकि रिसेंटली उतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा नहीं है, ठीक ठाक पॉइंट स्कोरर, मतलब एक एवरेज पॉइंट स्कोरर है, लेकिन कैप्टन हसन मटेरियल नहीं। ये तीन आप जा सकते हो। और अगर आपको कुछ अलग ही देखना है, कि बिल्कुल ही अलग कुछ करना चाहे आउट ऑफ मार्केट, तो आप सोमरपाल के ऊपर चांस ले सकते हो। सोमरपाल आपके लिए बैटिंग से ही पॉइंट देंगे और बॉलिंग से तो ये कंसिस्टेंट विकेट टेकर है ही। मतलब अगर समझते बैटिंग से 30 रन भी बना देते हैं, अगर बना देते हैं तो, और बॉलिंग से 1-2 विकेट निकाल देते हैं, तब भी वो 90-100 के आसपास आपके लिए पॉइंट देके जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए तो ये तीन जा सकते हो ऑलराउंडर में से, और सोमरपाल चौथा ऑप्शन है, इनमें से आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।